इस महीने यानी कि नवंबर 2023 में एसएटी 2 यानी कि सेट 2 के एग्ज़ाम होंगे कक्षा 10वीं के। और इस एग्ज़ाम के अंदर ख़ास तौर पर 10वीं कक्षा के छात्रों को अच्छे अंक लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो 20 नंबर हैं इंटरनल असेसमेंट के, वो आपको इन एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर मिलेंगे। जो आपके एसएटी के एग्ज़ाम होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो आपकी हो चुकी हैं और प्री बोर्ड के जो आपके एग्ज़ाम होंगे, इन एग्ज़ाम में जो नंबर आएंगे उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का आएगा। और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जो पिछले साल आया था एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएटी 2 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2022 यानी कि पिछले साल नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आए थे उनकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आए थे, और पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर है इसका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन क जो है आपका आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खरीफ मौसम की मुख्य खाद्य फसल है? तो खरीफ मौसम की जो खाद्य फसल है वो है चावल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, खरबूजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है? यानी कि इनमें से आंदोलन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन घ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये जो है आंदोलन नहीं है, बाकी सभी आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है, एमएनसी क्या है? तो आंसर है इसका बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी? तो आंसर है इसका बाबर, यानी कि बाबर ने जो है भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कृषि को परिभाषित करें, यानी कि कृषि के बारे में बताना है। आंसर देखें, कृषि में भूमि से जुड़े हुए सभी मानवीय कार्य, यानी कि कृषि के अंदर जो इंसानों से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जैसे खेत का निर्माण करना, जुताई करना, बुआई करना, फसल उगाना, सिंचाई करना, पशुपालन और मत्स्य, ये सभी चीज़ें जो है कृषि के अंदर सम्मिलित है, यानी कि कृषि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेपाल कब संवैधानिक राजतंत्र बना? तो आंसर है इसका 2015 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है? दबाव समूह के बारे में जान लीजिए, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो सरकार से अपनी मांगों को लेकर जो है विरोध दर्ज करता है, यानी कि सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, उसको दबाव समूह कहते हैं। यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। और राजनीतिक पार्टियों के बारे में आप सभी जानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस जो है ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। आंसर देखें, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो पहला अंतर है, राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल, उसके अंदर नेता बहुत से होते हैं। जबकि दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है, यानी कि दबाव समूह के अंदर केवल एक नेता होता है। दूसरा, राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं, यानी कि राजनीतिक जो दल है उसके अंदर कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं। जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है, यानी कि इसके अंदर सभी लोग शामिल होते हैं। उसके बाद है, राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है, इसकी जड़ें गहरी होती है, जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO की फुल फॉर्म बतानी है। तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, और हिंदी में है विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए ताकि आपको
आंसर याद करने में आसानी हो। साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी ताकतवर देश द्वारा अपने से कमज़ोर देश के ऊपर अधिकार स्थापित कर लेना, यानी कि उसको अपने अधीन कर लेना, और उस देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है या फिर मानवीय संसाधन है उनका उपयोग अपने फायदे के लिए करना, इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। और यही आंसर में लिखा हुआ है। साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित करना है। देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है, यानी कि किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लेना उसको साम्राज्य कहते हैं, यानी कि ये साम्राज्यवाद है। और जिसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ताकतवर देश द्वारा किसी अन्य देश के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेना, वहाँ के जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग अपने हित के लिए करना, और वहाँ की जो जनता है उनको अधिकारों से वंचित कर देना, इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। जिस तरह से भारत भी जो है ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था, यानी कि अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर अधिकार था। भारत के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनके ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार था। अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए भारतीय संसाधनों का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, बाजार को परिभाषित कीजिए। बाजार के बारे में बताना है। आपको पता ही है कि बाजार किसे कहते हैं, यानी कि हमारी आवश्यकताओं की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक ही जगह पर मिल जाती हैं, उसको हम बाजार कहते हैं। आंसर देखें अब। बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता हो। आम बाजार और ख़ास चीज़ों के बाजार, दो तरह के बाजार अस्तित्व में हैं, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि दो तरह के बाजार होते हैं, एक आम बाजार और एक ख़ास चीज़ों का बाजार। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं, यानी कि बाज़ार के अंदर कई चीज़ों को बेचने वाले एक जगह पर मिल जाते हैं ताकि जो उन चीज़ों को खरीदना चाहें वे उन्हें आसानी से खरीद सकें। बाज़ार जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है उसे बाज़ार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। सौर ऊर्जा के किन्हीं 3 लाभों का संक्षेप में वर्णन करें, यानी कि सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य का प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, उसके 3 लाभ बताने हैं। तो पहला लाभ है सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक जो है एक यंत्र है, यानी कि उपकरण है जिसका काम होता है पानी को गर्म करना द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके, यानी कि ये उपकरण जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। बड़ी बड़ी इमारतों, अस्पतालों और होटलों में गर्म पानी की सप्लाई के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा फायदा है सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां तथा कैलकुलेटर को चलाने के लिए किया जाता है, यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल में किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है सौर सेल का इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, यानी कि घड़ियों को चलाने के लिए और कैलकुलेटर को चलाने के लिए। उसके बाद है सौर सेलों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सौर सेल हैं जो सौर ऊर्जा से चलते हैं, सौर प्रकाश का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्रीय राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें बताएं। आंसर देखें। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि भारत के अंदर एक से अधिक दल पाए जाते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य या फिर क्षेत्रीय स्तर के दलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर के दलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। पार्टी का दर्जा भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है और ये जो दर्जा है ये भारत का चुनाव आयोग प्रदान करता है, यानी कि देता है, क्योंकि भारत के अंदर चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है।
सभी दल चुनाव आयोग में पंजीकृत है, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है चुनाव आयोग में होता है। क्षेत्रीय दल वे दल होते हैं जिनकी मुख्य पकड़ एक निश्चित राज्य में होती है, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी जो है मुख्य पकड़ जो है एक निश्चित राज्य के अंदर होती है, और अधिकतर वे उस राज्य के भीतर ही चुनाव में भाग लेते हैं, और अधिकतर जो हैं उसी राज्य के अंदर ही वो चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर जो है इनेलो है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इन क्षेत्रीय दलों में से अधिकांश का एजेंडा उस राज्य के भीतर कुछ खास संस्कृति के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए शिवसेना, डीएमके और एआईडीएमके, ये जो हैं सभी जो हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, यानी कि इन सभी का जो है किसी विशेष राज्य के अंदर ही अस्तित्व है, यानी कि राष्ट्र लेवल पर नहीं है। आवश्यक शर्तें: डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% और राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीतनी चाहिए। यानी कि अगर इस कंडीशन को पूरा करती है कोई भी पार्टी तो उसको जो है चुनाव आयोग क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है उसका दर्जा देता है। या फिर इसके अलावा ये बता रखा है कि दूसरी कंडीशन ये है, इसे राज्य विधानसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या का 3% या न्यूनतम 3 सीटों में से जो भी अधिक हो जीतनी चाहिए। यानी कि ये कंडीशन पूरे करती हैं जो भी पार्टियां, उनको क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन भी है, यदि पार्टी कम से कम 6% वैध मतों को प्राप्त करती है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 1 सीट जीतती है तो उसे राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो ये था कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का SAT 2 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।